स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार दुबे लैंग्वेज क्रक्स नामक इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष हूँ और आपका शुभेच्छु हूँ। अभी आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही आवश्यक। आप ध्यान से सुने और ख़ास बात यह है कि आप इस चीज़ को कहीं बुक में एक जगह खोजेंगे कि यह कहीं मिल जाए कि इस चैप्टर में, तो ऐसा कुछ कहीं मिलने वाला नहीं है। होता यह है कि जो पढ़ते हैं एक लंबे अंतराल तक किसी चीज़ में डिवोटी बन करके काम करते हैं, तो काम करते करते एक नया अपना खोज कर लेते हैं, कुछ ना कुछ उपलब्धि मिल जाती है, कुछ उनको नई बात मिल जाती है। तो इतने लंबे अरसे से इस अध्यापन के दौरान मैंने इसको देखा और मैं ये भी पाया हूँ कि अच्छे अच्छे जानकार लोग जो बढ़िया इंग्लिश बोलते और लिखते हैं, जिनको इस भाषा पर कमांड है, वो भी इन चीज़ों के मामले में गलत कर जाते हैं। इवन मैं प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें, टेक्स्ट बुक जो चलती हैं, कभी कभी हमें पढ़ाना पड़ जाता है ज़रूरत से, हिस्ट्री वगैरह भी, ज्योग्राफी वगैरह भी, तो उन किताबों में सेंटेंस में इन शब्दों को गलत यूज होते हुए मैंने पाया है। पढ़ाते समय एक दिन मैं रुक गया था और हल्का सा मुस्कुराया और बच्चे कह डाले, क्या बात सर, क्यों रुक गए, मुस्कुराए? तो मैंने कहा कि छोड़िए, जाने दीजिए, कुछ बात अलग याद आ गई। इसलिए तो मैं ये इसलिए सोचा कि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, तो मैं इसको छोड़ करके अब अंग्रेजी क्यों बताऊँ, छोड़ो, जाने दो, ये बच्चों से के लेवल से बाहर की बात है। मैं चुपचाप हो गया। तो ये अजीब चीज़ है, इसको आप देखें और बड़ी ध्यान से समझें। मेरा प्रयास है कि आप आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए, मैं अभी बताने का प्रयास किया हूं, ये तीन चीजें हैं: एग्जैक्ट यूज ऑफ, ऑल्सो, ओनली एंड देयर। ऑल्सो, ओनली और देयर का सही यूज, उनका लोकेशन क्या होना चाहिए सेंटेंस में, कहां पर ये यूज होना चाहिए और कहां नहीं यूज होना चाहिए, इसके बारे में मैंने ये प्रयास मैं किया हूं कि आप समझ लें। तो अब एक एग्जाम्पल से मैं देखता हूं। मैंने भी आम खाया, मैंने आम भी खाया, मैंने आम खाया भी। ये भी जो है ऑल्सो, ये भी तीनों भी तीन जगह, तीन स्थितियों में है। यहां सब्जेक्ट पर भी है, मैंने भी आम खाया। यहां ऑब्जेक्ट पर भी है, मैंने आम को भी खाया, आम भी खाया, आम ऑब्जेक्ट है। और मैंने आम खाया भी, खाया ये वर्ब के दाहिने भी लगा हुआ है। तो इसका कंसेप्ट यह है कि आप भी वहीं लगाएं कि हिंदी के वाक्य में जिस शब्द के दाहिने है, तो हिंदी के वाक्य में ये भी वर्ब के दाहिने है, ये भी ऑब्जेक्ट के दाहिने है और ये भी सब्जेक्ट के दाहिने है। तो आप भी इसका अंग्रेजी बनाते समय उसी के राइट साइड आप यूज करें। अगर मैंने के दाहिने भी है तो तुरंत आप आई के बाद ही ऑल्सो लिखें। कहीं पर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ऑल्सो और ओनली ना तो सब्जेक्ट है, ना तो ऑब्जेक्ट है, ना तो ये वर्ब है। ये ऐसे शब्द हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड हैं, इनको कहीं लगा दिया जाए। क्योंकि वर्ब, ये सेंटेंस में पोजीशन तीन ही चीजों का होता है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये तीन चीजों का पोजीशन, चार चीजों का निश्चित है कि सब्जेक्ट जब भी रहेगा असर्टिव सेंटेंस में, वो फर्स्ट में, वर्ब सेकंड में, थर्ड में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये पोजीशन ऐसा सेट है। लेकिन ऑल्सो ओनली को कहीं लगा दीजिए, तो कहीं लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर आप कहीं ऑल्सो और ओनली का प्रयोग कर देते हैं तो कहना चाहते हैं क्या और अर्थ लगा लिया जाएगा उसका क्या। इसलिए जो कहना चाहते हैं उसका सही अर्थ बैठाने के लिए और समझने के लिए एग्जैक्ट उसी बात को आप समझें। मैंने भी आम खाया, यहां सब्जेक्ट के दाहिने भी है, तो तुरंत आप लिखिए, आई के तुरंत दाहिने ऑल्सो लिखिए, आई ऑल्सो। मतलब केवल मैं खाया और मैंने भी आम खाया, इसका मतलब यह हुआ कि बहुत लोग खाए और मैं भी खा लिया। इसका मैंने आम भी खाया, इसका मतलब यह हुआ कि बहुत चीज मैं खाया और साथ साथ आम भी खा गया। और मैंने आम खाया भी, इसका अर्थ यह होता है कि मैं आम वहां बैठकर खाया और आम के साथ और कुछ व्यवहार किया। क्या किया? बांधकर घर लाया या दूसरे को बांट दिया। खाया भी, इसका मतलब यही हुआ कि खाया भी और भी कुछ किया। तो ये तीनों शब्द के तीन अंतर हैं, तीन अर्थ हैं, तीनों में अंतर है, महान अंतर है। तो ऑल्सो का यूज ठीक वहीं करें जहां हिंदी के वाक्य में जहां पर भी लिखा हुआ है।
तो यहाँ मैंने के दाहिने भी है तो आप भी आई के दाहिने ऑल्सो। यहाँ आम के दाहिने भी है तो आप भी मैंगो के दाहिने ऑल्सो लिखें। यहाँ खाया वर्ब के दाहिने भी है तो आप भी एट के दाहिने ऑल्सो लिखें। यह नियम है। ठीक इसी प्रकार से देखिए एक और ये उदाहरण, उसने भी अपने नौकर को पीटा। इसका मतलब कि कोई नौकर को अपना पीटा और देखा देखी वह भी पीट डाला, और उसने अपने नौकर को भी पीटा। इसका मतलब कि बहुत लोगों को पीटा और नौकर को भी पीट दिया, और उसने अपने नौकर को मारा भी या पीटा भी। तो मतलब नौकर के साथ और कोई व्यवहार किया, उसको गाली भी दिया, हो सकता है पीटने के अलावा, हो सकता है कि उसका सामान भी फेंक दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। कि तीनों ये सेंटेंस के तीन अर्थ हैं और तीनों में अंतर है। तो यहाँ सिर्फ यहाँ भी का देखिए, उसने भी सब्जेक्ट के दाहिने भी है तो तुरंत आप लिखिए ही ऑल्सो बिट हिज सर्वेंट। मैंने अपने नौकर को, उसने अपने नौकर को भी मारा, तो यहाँ नौकर पर भी है तो आप भी सर्वेंट के दाहिने ऑल्सो लिखेंगे। तो ही बिट हिज सर्वेंट ऑल्सो, और उसने अपने नौकर को मारा भी, तो मारा ये मारना वर्ब है, वर्ब के दाहिने भी है तो आप भी वैसे ही आपको लिखना होगा ही बिट मारा भी, यहीं पर ऑल्सो होगा ही बिट ऑल्सो हिज सर्वेंट। तो एग्जैक्ट अगर आप लोकेशन इसका नहीं देंगे तो आप कहना चाहते हैं क्या और हो जाएगा क्या। मैंने पहले भी कहा था कि पढ़ाने के दौरान में मुझे आज तक वो सेंटेंस याद है, यही सेंटेंस मुझे मिला था उस दिन, इसी पर मैं हंस दिया था। देखिए, अकबर ऑल्सो रिस्पेक्टेड द हिंदूज। कहना वो यह चाह रहा था, सेंटेंस में वो बताना यह चाह रहा था कि अकबर ने हिंदुओं को भी आदर किया। कहना यह चाह रहा था अकबर मुसलमानों को आदर किया और हिंदुओं को भी आदर किया, कहना यह चाह रहा है, लेकिन यहाँ अकबर के दाहिने ऑल्सो लगा दिया था। तो इसका मतलब यह हो रहा है इस नियम के अनुसार कि अकबर ने भी हिंदुओं का आदर किया। इसका मतलब कि जहांगीर ने भी किया था, शाहजहां ने भी किया था, बाबर और हुमायूं ने भी किया था, अकबर ने भी आदर किया था। तो मतलब यही हुआ कि अकबर ने भी आदर किया, मतलब और कोई किया था और ये भी आदर कर दिया। लेकिन इसका कहने का मतलब था कि अकबर ने हिंदुओं का भी आदर किया। आप जानते होंगे नवरत्न अकबर के दरबार में हुआ करते थे, उनमें हिंदू लोग भी थे और भी हिंदुओं से उसने अच्छा साठ गांठ अपना बैठाया था, तो अलग की बात है। अब देखिए इसी प्रकार से सिर्फ का प्रयोग, ओनली का, ये बाएं होता है, इसका कंसेप्ट लेफ्ट का होता है और ऑल्सो का राइट का होता है। सिर्फ मैं आम खाया, सिर्फ है मैं आम खाया, तो यहाँ मैं के बाएं सिर्फ है तो आप भी मैं के बाएं ही सिर्फ लगाइए। ओनली आई एट मैंगो, मैं सिर्फ आम खाया, यहाँ आम के बाएं सिर्फ है, आप केवल लेफ्ट देखिए तो आप आम के बाएं लिखिए आई एट ओनली मैंगो, और मैं आम सिर्फ खाया और कुछ नहीं किया, बांध कर लाया नहीं, लोगों को बांटा नहीं, सिर्फ खाया। तो यहाँ खाया वर्ब के बाएं है, इसको बाएं ही देखना है, लेफ्ट देखना है। तो आई ओनली एट, एट के लेफ्ट आप लिखिए ओनली मैंगो, तब जाके एग्जैक्ट अर्थ वही होगा जो आप कहना चाहते हैं। इस प्रकार से और भी एग्जांपल्स हैं। सिर्फ मैं अंग्रेजी जानता हूं, मतलब आप और कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं, तो यहाँ ओनली आई। मैं सिर्फ अंग्रेजी जानता हूं, मतलब और कोई भाषा नहीं जानता, सिर्फ अंग्रेजी जानता हूं, तो यहाँ इंग्लिश के पहले ओनली लगाइए, आई नो ओनली इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी सिर्फ जानता हूं, इसका मतलब कि उसका केवल रिकॉग्निशन मुझे ज्ञात है, मैं रिकॉग्नाइज कर जाऊंगा कि हाँ 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 यही इंग्लिश है, यही इंग्लिश है, इसी को अंग्रेजी कहते हैं। ये फारसी नहीं है, ये उर्दू नहीं है, यही अंग्रेजी है। तो मैं अंग्रेजी सिर्फ जानता हूं, बोल नहीं सकता, तो इसका जानना के बाएं पर सिर्फ, बाएं सिर्फ है, तो ठीक नो के पहले आपको सिर्फ लगाना होगा, जैसा कि मैं यहां दिख रहा है आई ओनली नो, नो के लेफ्ट आई ओनली नो इंग्लिश। इस तरह से ये उदाहरण है। कहने का मतलब कि ऑल्सो का प्रयोग राइट होता है जिस शब्द पर हिंदी में है, और ओनली का प्रयोग जिस शब्द में हिंदी में है उसके लेफ्ट होता है ट्रांसलेशन बनाने में। इस तरह का व्यवहार करेंगे तो एग्जैक्ट अर्थ लगेगा, और नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अब एक अलग चीज, देयर का यूज, यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और यह डोमी नाउन होता है। देयर, ऐसे तो देयर मतलब वहां होता है, लेकिन देयर सब्जेक्ट के रोल में भी आ जाता है। यहां देखिए, टेबल पर कप है और कप टेबल पर है, विचार कीजिए, टेबल पर कप है और कप टेबल पर है। सुनने पर में तो लगता है कि दोनों एक ही चीज है, बट महान अंतर है, दोनों में बहुत काफी अंतर है। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि टेबल पर क्या है, टेबल पर क्या है, टेबल पर क्या है भाई, इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा कि टेबल पर
कप है। अगर कोई आपसे पूछता है कि कप कहाँ है, कप कहाँ है, वेयर इज द कप, तो आप यही कहेंगे कि कप टेबल पर है। एग्जैक्ट आंसर ये होगा। ये दोनों में महान अंतर है, एक व्हाट का आंसर है और एक वेयर का आंसर है। नहीं, व्हाट इज ऑन द टेबल, व्हाट इज ऑन द टेबल, तो देयर इज कप ऑन द टेबल, टेबल पर कप है। और वेयर इज द कप, वेयर इज द कप, तो द कप इज ऑन द टेबल, कप टेबल पर है। तो यहां टेबल पर कप है, कौन है, कप। इसका सब्जेक्ट बीच में लिखा हुआ है हिंदी में, तो आप भी अंग्रेजी बनाते समय बीच में ही सब्जेक्ट लिखें, देयर इज से उसको घेर दें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से, देयर इज अ कप ऑन द टेबल। और यहां कप जो सब्जेक्ट है शुरू में है, कप टेबल पर है, तो इसको डायरेक्ट कप से शुरू कीजिए, इसमें देयर इज मत लगाइए, द कप इज ऑन द टेबल। इसी प्रकार से बाल्टी में पानी है, अगर कोई आपसे पूछे कि बाल्टी में क्या है, बाल्टी में क्या है भाई, बाल्टी में क्या है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा कि बाल्टी में पानी है। तो कौन है, कौन है बाल्टी में, पानी है। क्या है, पानी है। तो पानी इसका सब्जेक्ट है जो वाक्य के बीच में दिख रहा है। तो आप भी इसका ट्रांसलेशन बनाते समय उस पानी को वाटर से शुरू ना करें, उस वाटर को बीच में ही रखें। तो देयर इज वाटर इन द बकेट। अगर कोई पूछता है कि पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है भाई, तो पानी बाल्टी में है, पानी बाल्टी में है। कौन, पानी, पानी इसमें शुरू में सब्जेक्ट दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट वाटर से शुरू कीजिए, वाटर इज इन द बकेट। मतलब एक देयर इज से और एक डायरेक्ट वाटर से ये बनेगा। इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में ये कलम है, एग्जैक्ट आंसर है। और अगर कोई पूछता है आपसे कि कलम कहाँ है, कलम कहाँ है, वेयर इज द पेन, वेयर इज द पेन, तो एग्जैक्ट आंसर ये होगा कि द पेन इज इन माई हैंड। और आपके हाथ में क्या है, तो देयर इज अ पेन इन माई हैंड। तो एक क्या का आंसर है और एक कहां का आंसर है, एक व्हाट का आंसर है और एक वेयर का आंसर है। ये विशुद्धता है। ग्रामर की परिभाषा में भी आप यही पढ़ोगे, व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, इस तरह से ये समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, अगर यूज आप शुद्ध जानते हैं, शुद्ध बोलना जानते हैं, तो आप, इसका मतलब हुआ कि आप ग्रामर के थ्रू चल रहे हैं। तो ये विशुद्धता है वाक्य की। नहीं तो ऐसे ही काम चलाने के लिए तो बहुत कुछ लिखा जाता है। और आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार आप देखें, 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये रिपीट हो जाएगा। ये कोई कविता नहीं है और डिफिनीशन नहीं है कि जो कहते हैं वो रट के याद कर लेंगे। ये रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने का चीज़ है। ये तमाम सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल को पढ़कर और इसी के पैरेलल में अपने से कुछ आप एग्जाम्पल बनाइए। जब एग्जाम्पल आप बना लेंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर कभी ऐसी गलती नहीं। 98% मैंने देखा है ऑल्सो और ओनली के प्रयोग में लोगों को गड़बड़ करते हुए। बहुत से लोगों से पूछ दिया जाए कि देयर इज कप ऑन द टेबल और द कप इज ऑन द टेबल, दोनों में क्या अंतर है, तो लोग कहते हैं कि दोनों एक ही है। तो एक ही है तो ये 2 टाइप से काहे बना, एक ही नहीं है। इस बात पर आप विचार करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप निश्चित सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। और लास्टली मैं इवेंचुअली ये कहता हूँ, इस चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है ये, इसको आप बार बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।